I'm very happy to welcome Political Baba, basically Amitabh Tiwari. And Amitabh ji, welcome to Ambesh Tiwari show. And Amitabh ji, thank you. Nice to be here. Thank you so much. Thank you for giving us opportunity. मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शॉर्ट में तो ये बताऊंगा कि मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूं और पहले कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 10 साल से ऊपर काम किया है। आज के डेट में गवर्नमेंट्स और पार्टीज के साथ उनके कैंपेन्स और कम्युनिकेशन में काम करता हूँ। वाह, इतना शॉर्ट। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो अच्छा लगा आपके बारे में, जो पॉलिटिकल बाबा जो आपका लाइन है, बेसिकली बाबा वर्ड बोला जाता है जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है, और पॉलिटिकल वर्ड मतलब बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में। सो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से आप यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ उसके बारे में आप जर्नी अगर आप हमें बता पाए। हाँ, मतलब जैसे मैं एक छोटे से शहर बोकारो से बिलोंग करता हूँ। हालांकि छोटा तो नहीं, मतलब वर्ल्ड फेमस है, बिकॉज बोकारो के बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में शहर का नाम ऊंचा कर रहे हैं और झंडा फहरा रहे हैं बिहार और झारखंड का। तो ऑफ कोर्स मैं जब बचपन में बोकारो में था तो काफी उस टाइम पे न्यूज पेपर्स वगैरह पढ़ता था। तो जैसे कि बिहार और यूपी में के बंदे में थोड़ा एक पॉलिटिक्स का कीड़ा होता है, तो वैसा ही थोड़ा बहुत कीड़ा तो था, बट इट वाज जस्ट एज इफ कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस। और फिर ग्रेजुएशन किया बीकॉम ऑनर्स में, और फिर एमबीए किया बॉम्बे से 2004-06 में केजे समाया से। और उसके बाद लगभग 10-12 साल में फॉरेन बैंक्स में रहा हूँ और मोस्टली अक्रॉस रोल्स रहा हूँ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्रेडिट एनालिसिस एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो लोगों को, मतलब लोग एज इन जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा पकाता था मैं पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के ऊपर, अपने जो मेरे जो खुद की जो एक मतलब व्यू पॉइंट थी उसके बारे में। तो मेरे एक मित्र हैं निशांत, तो आईटी से हैं, उन्होंने बोला यार तू हमें बड़ा बोर करता है, एक तेरा एक ब्लॉग खोल लेते हैं, तो दुनिया को पका हमें बख्श दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आई डिडंट नो, बिकॉज टेक्निकल मुझे आज भी उतना आइडिया नहीं है। तो उन्होंने एक वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग चालू कर दिया 2013 जुलाई में। तो उस समय पे पॉलिटिकल हीट भी काफी था, बिकॉज 2014 अप्रैल में इलेक्शंस होने वाले थे। तो मैंने एज अ स्यूडो नेम एक ब्लॉग शुरू कर दिया, politicalbaba.com। उस वक्त कोई जानता नहीं था कि पॉलिटिकल बाबा है कौन, क्योंकि मैं बैंकिंग में था, मेरे कोड ऑफ एथिक्स वगैरह से मुझे परमिशन था नहीं वो करने के। तो 5-6 महीने तो चला, ठीक ठाक चला, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट था अपना। और उस टाइम पे उतनी डेटा बैक्ड जर्नलिज्म नहीं थी जो आज के डेट में, बिकॉज ये मैं आपको 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय पे ओपिनियटेड ज्यादा था, ये जीतेगा ये हारेगा, बट क्यों के ऊपर बात नहीं होती थी। और मैं थोड़ा न्यूज बिहाइंड द न्यूज कोशिश करता था देने को लोगों को। और उस समय जुनून तो ऐसा था कि मैं मतलब ऑफिस से आता था और ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस ब्लॉग करता था। और अगर कभी थका हारा आया तो रात में 1-2 बजे नींद खुलती थी और फिर भी जाके पोस्ट करता था, फिर सोता था। तो ऐसा करते करते जनवरी 2014 में, और मैं ट्विटर पे भी थोड़ा बहुत एक्टिव था, जनवरी जो 2014 में द गार्जियन जो है यूके में, तो उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजा एक इंटरव्यू के लिए। सो दे सेड कि बट आई टोल्ड देम कि आई कांट डिस्क्लोज माय नेम एंड आई राइट under a pseudonym, etc. So they were fairly okay, and they sent me some questions which I answered. So they presented it as Political Baba's interview, who has an alternative view on Indian politics and elections. और उस समय 4 लोगों का उन्होंने लिया था, आई थिंक मीडिया क्रुक्स और लॉजिकल इंडियन भी थे उस समय, 4 लोगों का लिया था। तो जब वो इंटरव्यू छपा तो थोड़ा एक ऑटोमेटिक पुश मिल गया, बिकॉज आई वाज डूइंग 100-200 व्यूज, वो 2500-3000 व्यूज हो गए एक दिन के अंदर। लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज करने लगे, बिकॉज सोशल मीडिया का इज अ वेरी पावरफुल टूल, एंड वी विल डिस्कस एज वी प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट एज वेल। तो 2500-3000 हो गए, और फिर हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने इलेक्शंस के ऊपर लिखना शुरू कर दिया under that pseudonym itself, because they wanted my original name and I said that's not possible perhaps. तो इस तरह से जर्नी शुरू हुई। फिर उस समय मुझे एक मौका मिला
मैं इंडिया में था उस समय, एक फॉरेन बैंक में था। उस समय मुझे मौका मिला दुबई में काम करने का, तो मैं वहां शिफ्ट हो गया। दुबई में 2-2.5 साल रहा और वहां पे जाके फिर फाइनली लोगों को मालूम चला कि पॉलिटिकल बाबा कौन है, बिकॉज आई थॉट अब दुबई में कौन यहाँ पे आके चेक करने वाला है कि अमिताभ तिवारी कौन है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने जितने भी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स है हमारे, बिकॉज ये पीरियड था जब वो लोग शुरू ही हुए और उनकी एक जर्नी शुरू हुई। जी जी। तो जितने भी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मैं पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के बारे में लिखता रहा। 2016 एंड होते होते के अराउंड बैंक जो है दुबई में इट क्लोज्ड इट्स ऑपरेशंस एंड दे ऑफर्ड मी अ रोल इन एम्स्टर्डम। तो जैसे अपना बॉम्बे पुणे ट्विन सिटीज है, वैसे ही एम्स्टर्डम रॉटरडैम आर ट्विन सिटीज। तो आई वेंट देयर, आई स्टेड देयर फॉर अ वीक आल्सो, लोगों से मिला सब कुछ समझा, लेकिन मुझे उतना जमा नहीं, बिकॉज द रोल आई वाज बीइंग ऑफर्ड वाज एन मिड ऑफिस रोल, एन ऑपरेशंस रोल। अच्छा खासा रोल था वो, अच्छी खासी ये थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मैं अभी फ्रंट एंड का बंदा ऑपरेशंस में क्यों शिफ्ट करूं। तो मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया ये चीज, और वाइफ को भी उसके पुरानी जो कंपनी थी यहाँ इंडिया में, उसने पहले बात कर ली थी, उसने अपना सब सेट कर लिया था। तो हमने कहा चलो ठीक है, नाउ प्रॉब्ली दिस इज द टाइम टू कम बैक। तो 2017 जनवरी या 2016 दिसंबर के अराउंड 2.5 साल 3 साल वहां रहने के बाद वापस आए। तो यहाँ पे जब मैंने अपनी जॉब सर्च शुरू करी, तो मुझे दुबई की सैलरी तो छोड़िए, जो 2014 में जो सैलरी लोग दे रहे थे वो भी देने को तैयार नहीं थे, बिकॉज प्रॉब्ली दे थॉट कि थोड़ा इनको क्या कहते हैं उसको, हाथ मरोड़ लिया जाए या फिर थोड़ा निचोड़ लिया जाए टाइप, जो कि मैं उतना शायद इंटरेस्टेड नहीं था। तो उस समय जो आपके ही पॉडकास्ट पे जो फर्स्ट टाइम आपने जिनको होस्ट किया, ऋषि वाज माय कोलीग इन बीएनपी पारिबा। तो ऋषि ने मुझे एक बंदे से इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम तुषार पंचाल है, जो वॉर रूम स्ट्रेटजीज उनकी एक है कंपनी। सो आई मेट हिम, ही वाज डूइंग this government and politics related work, and we just hit off and I joined him as an advisor in his company. तो उसके बाद तो फिर मतलब इलेक्शंस हर साल, आपको तो मालूम है इंडिया में इलेक्शंस चलते रहते हैं, हर साल जहां इलेक्शन होता है हम वहां जा करके बड़े लीडर्स या पार्टीज या गवर्नमेंट्स को हेल्प करते हैं। और जो मेरी ऑन एन इंडिविजुअल लेवल जो पॉलिटिकल बाबा की जो जर्नी है वो कंटिन्यूड है, इन द सेंस कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पॉलिटिक्स, इलेक्शंस एंड इवन इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी थोड़ा बहुत समझ आता है बिकॉज थोड़ा बैंकिंग में पहले रहने की वजह से, तो इन सब चीजों के ऊपर आज भी लिखता हूँ। कम से कम अभी काउंट तो नहीं किया होगा बट ऑलमोस्ट 500 आर्टिकल्स तो लिखे होंगे 5 साल में जो बाहर छपे हैं। और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की वजह से, भगवान की दया से, जो न्यूज चैनल्स और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग कभी कभार डिबेट्स वगैरह के लिए भी बुला लेते हैं। और जिन लोगों को मैं मतलब जिनको मैं लुक अप टू करता था, और जो काफी सारे लोग जो में से हमारे मेंटर्स भी हैं, उनके साथ भी 1 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट 2017 I started this and 2018 I started doing debates with some of the prominent names in election analysis in the country. So God has been graceful. तो इसी तरह से कुछ ना कुछ चलता रह रहा है और लाइफ वैसी चल रही है, नो रिग्रेट्स। सो आपकी जर्नी को अगर मैं देखूं तो आप पहले बैंकिंग सेक्टर में गए, बैंकिंग सेक्टर में आपने कॉर्पोरेट जॉब लगा 10 इयर्स, उसके बाद से फिर बैंकिंग पूरा छोड़ के फिर एक ही बार पॉलिटिक्स में आना, बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना। कितना टफ रहा ये जर्नी? सी टफ तो है, बिकॉज एकदम ही अलग सी फील्ड से आप एक नई सी फील्ड पे आ रहे हैं। बट हुआ ये कि जैसे कहते हैं कि भगवान हर एक बंदे के लिए कुछ ना कुछ एक जर्नी उनके दिमाग में रहती है, सोच के रखा है उन्होंने। तो ये काम मैं शायद 5 साल बाद करता अगर मैं बैंकिंग में रहता तो, बट अगर ये दुबई और एबीएन एमरो वाला एपिसोड नहीं होता तो मैं तो शायद अभी इस फील्ड में नहीं होता। तो हुआ ये कि दुबई जाने से ये हुआ कि थोड़े बहुत पैसे बच गए, जिससे मैंने अपना सारा डेट जो है
वो रीपे कर दिया इंडिया आके, तो मैं थोड़ा मेंटली फ्री हो गया, ठीक है। और उस समय मुझे ये जो एक पैशन था, कि एक जो जुनून था कि नहीं इसमें मुझे कुछ ना कुछ करना है, आज नहीं तो 5 साल बाद, सो प्रॉब्ली दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द गॉड दैट आई हैव टू डू इट नाउ एंड व्हाई वेट फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो मैंने जब अपना पहला ईयर शुरू किया, तो मैं जब बैंकिंग में कह रहा था कि सैलरी कम ऑफर हो रही थी और मैं नहीं ले रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई स्टार्टेड दिस लाइन with 1/3 of the salary I was getting in banking. 1/3. Yeah, because obviously it's like a fresher entering into a new field. I had some background and all is fine. तो या फिर उससे भी कम हो सकता था शायद अगर वो बैकग्राउंड नहीं होता। तो मेरे इसमें ज्यादा मतलब मैंने उसको ज्यादा इतना बहुत ज्यादा सीरियसली सोच के नहीं लिया, बिकॉज आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि आगे कुछ ना कुछ ठीक हो ही जाएगा, और अपना डेट अपने ऊपर तलवार की तरह हैंगिंग नहीं कर रहा था, तो मैंने ये शुरू कर दिया। फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा, वाइफ का सपोर्ट रहा, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग बहुत रहता है। सो फ्रॉम 17 आई वाज juggling between 2-3 cities. So for months I would stay out, only come on weekends, or stay here for 10 days, stay outside of Bombay for 20 days. तो स्ट्रगल तो है, मतलब चीजें आसानी से तो मिलती नहीं है, लेकिन अगर जुनून है और अगर पैशन है किसी चीज को काम करने का, तो चीजें धीरे धीरे अपने आप पटरी पे आने लगती हैं। मैंने ये देखा है अपने लाइफ में कि, लेकिन सोच होनी चाहिए। तो मेरी एक सोच थी कि मुझे इस लाइन में जाना है, करेक्ट। उतनी डीप प्लानिंग नहीं थी परहैप्स, लेकिन चीजें फिट होती गई और I took a plunge and then I have never looked back in that sense. और struggle is part of every journey. तो ऐसा भी नहीं कहूँगा कि आज struggle नहीं है। I mean, for a freelancer or for a consultant, struggle, you always continue to struggle. But I mean, it's a good thing also, because it also always keeps you on your toes. और जैसा एक बहुत ही चाइनीज ये हैं गुरु हैं, उनका एक प्रोवर्ब है, बाय गेनिंग यू लूज एंड बाय लूजिंग यू गेन। बड़ा ही इन डेप्थ चीज है। बाय गेनिंग यू लूज एंड बाय लूजिंग यू गेन। So I lost what? I lost a corporate job, a fat salary, a good, comfortable life, perhaps. But nobody outside the bank knew me. True. Correct. And in this job, I have perhaps lesser salary, not a very streamlined organization or a process. But now many people in India and the world know me, or wherever the Indian population is know me. So you gain some and you lose some, correct. So there is always a you can say a trade-off in all the decisions we take in life. But ठीक है, डिसीजन लिया और भगवान की दया से चल रहा है ठीक ठाक। If I talk about social media, तो आपका ट्विटर वेरीफाइड है और आप सोशल लाइक वेब पे बहुत ज्यादा एक्टिव। हाउ मच इट हेल्प यू टू गेन ट्रांजैक्शंस और टू गेन मनी? लाइक क्या क्या बेनिफिट्स आपको होते हैं मतलब ट्विटर या फिर मतलब सोशल मीडिया पे इतना जो आप टाइम देते हो? बिकॉज आई हैव सीन आपने कुछ मतलब लाइक 20,000 और इतना ट्वीट्स आपने किया हुआ है, जो बहुत टफ होता है लाइक इतना ट्वीट करना। तो ये चीज लाइक एज ए इंडिविजुअल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए कंपनी इट्स रियली इजी, बट एज ए इंडिविजुअल इट्स टफ। हाँ, और उसमें से भी जब आप 4-5 साल तो आप एक दूसरे कॉर्पोरेट लाइफ में थे, राइट, टफ तो रहता है। बट सोशल मीडिया जो है इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम, बिकॉज इट कनेक्ट्स यू टू पीपल। लोगों से कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप ऑर्गेनिकली भी चलें, ठीक है, क्योंकि आपका ऑडियंस तो एकदम ये वास्ट कर देता है, जो कि पहले बहुत ही शायद संकीर्ण रहता था। तो ये तो है। तो वहां पे और ये भी है कि बिकॉज लोग बोलते हैं डेथ इज द ग्रेट लेवलर, सोशल मीडिया इज द ग्रेटेस्ट लेवलर, बिकॉज वहां पे जो बड़ा भी बंदा है उसको एक छोटा बंदा भी ट्रोल कर सकता है, उसकी बात से अगर नहीं वाकिफ है
तो वो उसके अपना पक्ष रख सकता है. सो इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक सेटअप इन दैट सेंस. इट्स वेरी डेमोक्रेटिक, करेक्ट. एनीबडी कैन से एनीथिंग टू एनीबडी इन द वर्ल्ड. तो इसमें आपको एक विजिबिलिटी तो मिल जाती है अगर आपका कंटेंट अच्छा है और थोड़ा हटके है. बिकॉज अगर सेम चीज आप कह रहे हैं जो दूसरे 10, 20, 50 लोग कह रहे हैं, तो फिर उसमें एक नयापन नहीं है. तो सोशल मीडिया में ये जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो यूनिकनेस है, आपका जो यूएसपी है, थोड़ा हटके भी कुछ अगर आप दें तो आपकी जो विजिबिलिटी और यूएसपी है और जो ब्रांडिंग है धीरे धीरे बढ़ती है उसके माध्यम से. क्योंकि मैं तो गार्जियन के पास गया नहीं था. मैं तो बहुत छोटा ब्लॉगर था, 5-6 महीने का. ट्विटर पे अपने आर्टिकल्स डालता था, तो वहां से किसी ने बुला लिया. ठीक है, मैं जब यहाँ पे भी ज्वाइन किया तो मैं तो आज तक किसी एंकर के पास नहीं गया कि आप मुझे बुलाइए डिबेट के लिए. लोग खुद से बुलाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कंटेंट में दम है, अच्छा है, थोड़ा हटके है, लॉजिकल है, डेटा बैक्ड है, तो धीरे धीरे आपकी पोजीशनिंग, आप एक पोजीशन उस मार्केट में आपकी एक पोजीशनिंग बन जाती है और आपको उससे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने लगते हैं. आजकल आजकल मैंने देखा हुआ है कि जो यूथ है या फिर जो भी लोग सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज्यादा नंबर्स के पीछे भागते हैं. सभी लोग चाहते हैं कि उनके ज्यादा फॉलोइंग्स हो तभी लोग देखेंगे. या फिर ये जब अगर 2013 की बात करें, जब आपने ट्विटर स्टार्ट किया था, या फिर 2014 में जब आपको गार्जियन का अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था, उस समय ट्विटर में आपके फॉलोअर्स, या फिर आज भी अगर मैं बात करूं तो 6-7 हजार ही फॉलोअर, बट फिर भी वेरिफिकेशन आपको मिला हुआ. तो नंबर्स को आप कैसे लेके चलते हो कि नंबर्स वैल्यू करता है या कंटेंट वैल्यू करता है? नहीं, नंबर्स तो ज्यादा मैटर नहीं करता है. क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैटर करता है और जो आपके किस टाइप के फॉलोअर्स हैं वो मैटर करते हैं. अगर वेरीफाइड हैंडल्स आपके फॉलोअर्स हैं तो ऑटोमेटिक आप जो ट्वीट कर रहे हैं और अगर कुछ वेरीफाइड हैंडल्स आपके ट्वीट को शेयर या लाइक या रीट्वीट कर रहे हैं, तो उसका जो वेटेज है, जो एल्गोरिथम है ट्विटर का, जो तो ऑटोमेटिक उसकी जो इंप्रेशंस है या उसका जो रीच है ऑटोमेटिकली बढ़ता है. तो बहुत सही बात करी आपने. जब आई तो डोंट इवन रिकॉल, बट आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन मोर देन 1000 और 2000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, हाँ. लेकिन आज दिखता है कि वेरीफाई हुआ है, तो वेरीफाई भी कुछ महीने पहले ही हुआ है. ठीक है, बिकॉज व्हेन आई अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम इट वाज रिजेक्टेड, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ. ठीक है, तो लोग कहते हैं आप जर्नलिस्ट नहीं है, तो आपने लिखा तो है बट आप जर्नलिस्ट नहीं है, तो व्हाटएवर. ठीक है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई किया तो हो गया. तो नंबर्स से ज्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन यू हैव ऑन योर पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन जो सबसे ज्यादा इंडिया में जो जिनके फॉलोअर्स होंगे, उसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे ऑफ एंगेजमेंट या रीट्वीट्स, शेयर्स और लाइक्स, इट विल नॉट क्रॉस 1% ऑफ देयर एंटायर फॉलोअर बेस. जिनके करोड़ों में भी है ना, उनके 1000, 2000, 5000, 10,000 से ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है, तो और अगर आपके 5000 हैं और उसमें आपको 10 या 20 मिल जा रहे हैं, सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ people who are seeing at the post and interacting with the post? Because social media या ट्विटर जैसे, मेरे को तो ज्यादा, और दूसरे का इंस्टाग्राम वगैरह मुझे कोई आइडिया नहीं है ज्यादा, बट ट्विटर पे क्योंकि मैं 8 साल बिताए हैं और 20,000 ट्वीट हैं और मैं जानता हूं कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है. इज अ सी, आपका जो एक ट्वीट है इज अ बूंद ऑफ दैट सी. करेक्ट. तो इट डजंट रियली मैटर कि अमिताभ तिवारी क्या ट्वीट कर रहे हैं या कोई और क्या ट्वीट कर रहा है, लेकिन जितने ज्यादा लोग उस ट्वीट से के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड दैट परसेंटेज ऑफ दैट इंटरैक्शन vis-a-vis your following, that is a key metric which I look at, and that people should not just be blindly looking at followers, because followers तो ठीक है कुछ खरीदे भी जा सकते हैं, कुछ आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन उन फॉलोअर्स का क्या फायदा अगर वो आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे हो. बिकॉज इंटरैक्शन विद योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया इज की. जब आपने 2013 में आपने शुरुआत किया हुआ था, तो आपका कुछ प्लान था लाइक आप पॉलिटिकल बाद में जाके आप स्ट्रेटेजिस्ट बनने वाले हैं, या फिर आगे जाके आप जॉब छोड़ के और फुल टाइम इसमें आने वाले, ऐसा कुछ? हाँ, प्लान तो था,
बट दैट वाज अ प्लान कि मैं 2024 लोकसभा से 1-2 साल पहले ये काम करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि 6-7 साल पहले या 5-6 साल पहले ही मैंने ये डिसीजन ले लिया, बिकॉज ऑफ circumstances which arose and because I saw probably that this is a time to take risk, because I was at that point of time between my 35 से 40 साल के उम्र के रेंज में था, और मुझे लगा कि अगर रिस्क लेना है तो यही एक मौका है। अदरवाइज 40 के बाद कंफर्टेबल बैंकिंग जॉब, किड्स टू रेज, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो जब रिस्क लेने का एक टाइम भी होता, हाँ अभी ये मेरे लिए कहना बड़ा आसान है इन हाइंडसाइट, बट हाँ 2013 में प्लानिंग करी थी, तभी तो जाके आई टुक सम डिसीजंस लाइक गोइंग अब्रॉड व्हिच माइट नॉट हैव बीन रिक्वायर्ड, बिकॉज आई यहाँ जो जॉब था मेरा ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा खासा चल रहा था, बट आई हैड दिस इन माइंड दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी अब्रॉड which will probably give me some financial strength to take care of the expenditure or the lifestyle changes which will happen in the future because of this. So I had in mind कि बॉस अगर मैं इस लाइन में चलता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई बैंकिंग की सैलरी देने वाला, करेक्ट, और अभी एमएनसी बैंक की तो कोई सैलरी देगा नहीं मुझे। तो वो सब चीजें जरूर प्लान करी थी, हाँ एकदम क्या डेफिनेट प्लानिंग थी ये नहीं, बट यस ब्रॉड स्केचेस वर देयर इन माय माइंड कि इस तरह से हमें इसको अप्रोच करना है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंसेस। जैसे अगर मैं बात करूं जॉब की बात करूं, जो आप कॉर्पोरेट से आए हो वहां पे बहुत सिक्योर्ड लाइफ होता है, बेसिकली आपको पर मंथ एक सैलरी आती है। बट अभी आप पॉलिटिकल बाबा या फिर स्ट्रेटेजिस्ट या कंसल्टेंट की बात करें तो अप डाउन होते रहते हैं, एंड इवन देयर इज नो प्रॉपर सोर्स ऑफ स्ट्रीम एज पर आई नो। ओके, सो आप सोशल मीडिया में यू आर लाइक वेरीफाइड नाउ, पीपल नो यू, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, वी डोंट वांट फिगर कि आपको क्या मिलता है, जस्ट कि कितना हार्ड होता है और कहाँ से मतलब क्या आपको हेल्प करता है पैसे बनाने के लिए। सोशल मीडिया तो आपको एक विजिबिलिटी देता है, उस विजिबिलिटी की वजह से मुझे आर्टिकल्स मिल जाते हैं लिखने के लिए बाय इनविटेशन, और I sometimes pitch something if I have it in mind, because मेरे काफी relationships build हो गए हैं over the last 5 years with editors of mostly digital and some of the print platforms also. तो एक तो आर्टिकल्स का सोर्स है। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ब्लॉग से पर से या वेरीफाई होने से या इंस्टाग्राम से आज तक तो डायरेक्टली मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ है, but it gives you the visibility which helps you to get work. So it helped me to get work in forms of articles, opinion pieces across platforms. That is one. Second, since my main role or the main profile per se, now when as a political baba and a corporate banking role, my main profile on social media was as a political commentator who comments on things or who perhaps has an alternative view or a different view on things. But now in this role, now it is political commentator through which I get my articles and everything, and political consultancy. So political consultancy में भी क्या है या गवर्नमेंट कंसल्टेंसी में क्या है, क्योंकि लोग जितने भी लीडर्स गवर्नमेंट्स के हैंडल्स वगैरह है, all of them have a presence on social media. So there also it helps, because people who are looking to hire consultants or advisors also probably are able to see the work which you do on the platform there and then get in touch with you for various assignments. हाँ एक फ्रीलांसर एक कंसल्टेंट के लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन समथिंग और द अदर कीप्स ऑन वर्किंग, बिकॉज ये 8 साल इस फील्ड में भी लगभग 8 साल हो गए, करेक्ट, और 8 साल में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसके ऊपर मैंने 5 या 10 आर्टिकल से कम किए होंगे, ब्लॉग पे नहीं, जो बाहर छपे हैं, जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। एज अ प्रिंसिपल आई डू नॉट राइट फॉर फ्री, because I have my blog for writing for free, correct. Even today if you search on Google
it will be ranked amongst on the front page if you do a search of politics and elections blogs. ठीक है, तो वो मैंने नहीं किया कभी भी. As a principle, I am very clear on that. If I have to write something, I have to charge. Otherwise, I'll not write. I'll not on my blog, which has a decent visibility anyways. But as I said, something or the other works. और इसमें भी then financial discipline of course plays a role, correct? Because I also know that sometimes incomes might vary. ठीक है, so I do not myself indulge on things which I do not require. तो जो एक मिनिमलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट, उसको भी मैं काफी फॉलो करता हूँ. और अननेसेसरी स्क्रूपलस एक्सपेंडिचर मैं नहीं करता हूँ. एक सिंपल सा लाइफ कोशिश करता हूँ जीने की और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ. सी व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन, अभी क्या हो रहा है, आप किसी से भी पूछते हैं, बच्चे से भी पूछते हैं, शायद मेरी बेटी से भी पूछेंगे क्या बनना है, तो यूट्यूबर बनना है, लेट्स से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है. सही बात. क्यों बनना है भाई? अरे लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं. ठीक है, तो यूथ जो है वो आ जाता है, चलो यार यूट्यूब का चैनल खोल देते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और ऐसे वैसे लोग ही कमा रहे हैं, हम तो इससे अच्छा कमा सकते हैं. लेकिन होता क्या है कि इफ यू स्टार्ट एनीथिंग विथ मनी एज द ऑब्जेक्टिव, देन यू विल स्ट्रगल. होता है ना कि आप किसी चीज को बहुत चेस करते हैं तो मिलता नहीं जल्दी आपको. बट इफ यू स्टार्ट एनीथिंग विद द ऑब्जेक्टिव कि भाई मुझे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अगर मैं डांस अच्छा करता हूं या जोक्स अच्छे निकालता हूं, तो मुझे जो लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है आज के डेट में, मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि लोग जो स्ट्रेस से जो गुजर रहे हैं, मेरा कंटेंट देख के उनके लाइफ में एक स्माइल आ जाए. दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूशन, बिग कंट्रीब्यूशन. ठीक है. और इफ यू नो फाइनेंस, कि भाई मेरे स्टॉक मार्केट टिप से लोगों का भला हो, लोग कुछ पैसे बना पाए, जैसे ही ये शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपके कंटेंट से लोगों के लाइफ में in terms of their own personal lives, in terms of their knowledge about particular things, awareness बढ़ेगी, तो आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, आपके व्यूज बढ़ेंगे, और आप वो उस ब्रैकेट में आ जाएंगे कि आप उसको मोनेटाइज कर सके. लेकिन अगर आप मोनेटाइजेशन के ही उद्देश्य से शुरू करेंगे चीज, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है. मतलब पहले एक जो विजन होना चाहिए हेल्प करने के लिए, देन जो कंटेंट धीरे धीरे आपका ग्रो होगा, उसके बाद से लाइक व्यूअर्स आएंगे, तो सबको एक नंबर, इंस्टेड ऑफ नंबर सबको एक इंसान समझ के चलना होगा, तब जाके कुछ हो सकता है. एंड यस, ट्रू. एक्चुअली ये जो यूट्यूब या फिर ये जो इन्फ्लुएंसर्स बनने वाली चीजें, चूंकि वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, तो बहुत लोगों के पास होता है कि लाइक वो यूट्यूब में आना चाहते हैं, उनको पहले महीने में इतना फॉलोअर्स चाहिए, ये चाहिए, तो टफ होता है. मतलब देखो, पे करके आपको लाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट डिपेंडिंग अपन आपको ये पता होना चाहिए क्या वो क्यों कर रहे हैं. और डेली वीडियो बनाना या फिर डेली ट्वीट करना भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बहुत टफ काम होता है, क्योंकि एक अलग व्यूज आपको, वो एक व्यू के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती, तब जाके वो व्यू आती है. इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, lot of which is not visible in that 5 minute or a 1 minute or a 30 second वीडियो. एक 30 सेकंड वीडियो, अगर मैं तो उतना वीडियोस नहीं बनाता, यूट्यूब पे नहीं हूँ, बट मैं अगर इंस्टाग्राम पे मुझे अगर 30 सेकंड का रील भी डालना है तो मुझे 10 बार बनाना पड़ता है. करेक्ट. तो 3 मिनट तो गए सिर्फ बनाने के टाइम के, 3 मिनट के. ठीक है, अनइंटरप्टेड. बट ऐसा होता तो नहीं है. यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू पोज बिफोर द कैमरा, यू हैव टू स्पीक दोज लाइंस, कभी सही लगा नहीं लगा, तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो कई बार लोगों को दिखती नहीं है. ठीक है, और उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं. तो सी, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. वो तो आपको करना ही पड़ेगा. उसके करने के बाद भी हो सकता है कि आपका जो विजन है, या आपकी जो प्रोडक्ट है, या आप जो करना चाह रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन उस समय पे एटलीस्ट आपको एक मन में ये रहेगा कि मैंने इसमें 100% तो दिया है. करेक्ट.
और जैसे हमने वो डिस्कस किया, बाय गेनिंग यू लूज एंड बाय लूजिंग यू गेन. सो ऑफ कोर्स यू गेन, you have gained so much in this journey. If you have given your 100%, you have gained, and that knowledge आपको अपने अलग दूसरे जो भी वेंचर है या जो भी आप आगे करना चाहते हैं उसमें यूज करना. जैसे कि आपने कहा कॉर्पोरेट बैंकिंग और इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है या कोई संबंध नहीं, which is fine, but as you जैसे जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने लाइफ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊपर जाते हैं, you essentially become a manager, a leader. You have to just manage people. You have to manage people to get the best out of them. Correct? तो वो आप किसी एजुकेशन कंपनी में कर रहे हो, स्टार्टअप में कर रहे हो, कॉर्पोरेट बैंकिंग में कर रहे हो, या एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग में कर रहे हो, इट इज द सेम. द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, ऑफ मोटिवेटिंग पीपल कि वो अपना बेस्ट दें, of managing a large workforce remains the same. Of corporate strategy or strategy at the corporate level, it's probably the same. So the basics remain the same. Only the template changes. कि भाई वो corporate banking का जो template है, अब मुझे यहाँ बिठाना है, ठीक है. But हर जगह common sense ही काम आती है, जो कि उतनी पढ़ाई नहीं जाती शायद. जी. और वो बेसिकली आप जब जितना ज्यादा आप काम करते हो उस काम के हिसाब से वो धीरे धीरे समझ में आती है. कॉमन सेंस ऐसा चीज जो कॉमनली नहीं मिलती है, बहुत टाइम के बाद आती है, राइट? यस, नॉट वेरी कॉमन बट इट टेक्स टाइम टू डेवलप. एंड वी वांट टू नो योर थॉट. बेसिकली जो लोग अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट तो की है, बट दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट गेटिंग ट्रांजैक्शंस मे बी, और मतलब होता है ना एक ऐसा फेज नहीं आया जहाँ पे उनको लगता है, हर बार लगता है ना कि अब इसको छोड़ देते हैं. तो क्या आपके लाइफ में ऐसा कुछ फेज आया हुआ था, और अगर किसी के लाइफ में ऐसा फेज है तो वो कैसे वहां से निकल सकता है? फेजेस तो आते ही हैं लाइफ में, और कभी कभार लगता है कि बस शायद जहाँ थे वहीं सही है, सही था. ऐसा होता नहीं है लाइफ में कि एवरीथिंग इज परफेक्ट. कोविड के दौरान कंसल्टेंसी एंड एवरीथिंग वाज डीपली अफेक्टेड एंड इम्पैक्टेड. तो वो जो हमने पहली बेसिक बात करी कि सबसे पहले तो आपको ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना है कि आप ये स्टार्टअप या ये वेंचर या आप जो ये पैशन फॉलो कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. लोगों की मदद करना है या करोड़ों रुपए की फंडिंग उठानी है और पैसे बनाने हैं और निकल लेना है कंपनी से. these are two very separate things. जब तक आपका गोल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, एंड सर्विस मीनिंग जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वैल्यू एडिशन टू पीपल्स लाइफ, या कोई प्रॉब्लम ऐसी लाइफ की जो कि आप सॉल्व कर रहे हैं, तब तक तो मुश्किल होता है सक्सेस को अचीव करना. दूसरी बात ये भी है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को. मैं जब बचपन में था, बोकारो में था, तो मेरा ये सपना था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है. कॉलेज तक आते आते हुआ कि भाई मैं एमबीए फाइनेंस कर लेता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है. एंड इट इज, आई मीन आई डोंट सी मच डिफरेंस बिटवीन दैट. और जब ठीक है वो मेरा एक पैशन था, गोल था, तो मैं इस तरफ आया. बट आई एम सेइंग वी शुड नो व्हेन टू स्टार्ट एज वेल एज वी शुड नो व्हेन टू स्टॉप. लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. ठीक है, आपका एक पैशन है, आप फॉलो भी कर रहे हैं, बट समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, देन यू रीड्रॉ योर स्ट्रेटजी, यू गो टू द ड्राइंग बोर्ड. आप देखिए कि कहाँ क्या मिसिंग गैप्स है क्या. और फेलियर को एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है. कई बार क्या होता है कि दिख रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, बट पब्लिक उसको खींचते जा रही है, बिकॉज फेलियर इज अ टाबू in our world. But failure is part of success also, as Rishi told in the last program. जी, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी बहुत जरूरी है. एक चीज नहीं काम कर रहा है तो हमें उसे छोड़ करके कुछ और भी ट्राई कर लेना चाहिए. या हमें ऐसा लग रहा है कि बस हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं. आप 5 साल 10 साल जॉब करिए, एक मिनिमलिस्ट लाइफ बिताइए, अच्छा खासा पैसा सेव करिए, और उसके बाद आप
अपने अपने पैशन को फॉलो करिए। आज तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग लोग ही स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो पैशन होना जरूरी है, एक सर्विस ओरिएंटेड मेंटालिटी होनी जरूरी है, लेकिन व्हेन टू स्टार्ट व्हेन टू स्टॉप आल्सो भी जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, रियलाइजेशन दैट आई हैव फेल्ड is a big realization, but it's not a big deal, which people think is. We all fail. We have all failed in so many subjects. I have people who have failed in subjects who are doing greatly in their careers. Correct? तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना सबसे पहली बात बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसी तरफ से आगे बढ़ते रहना है। सी, लाइफ में चैलेंजेस तो आते रहेंगे। मैं एक क्रिकेट का एनालॉजी यूज करता हूं, तो लाइफ में बाउंसर्स तो आते रहते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म में होते हैं तो हुक शॉट मारते हैं और वो छक्का जाता है, लेकिन अगर आप फॉर्म में नहीं है या आपको रियलाइज हो रहा है कि ये जो पिच है, जो मैं समझ रहा था कि बड़ी बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है, ये थोड़ी सीम मूवमेंट को फेवर कर रही है, तो बाउंसर को डक कर लीजिए। सामने वाला बॉलर कितने बाउंसर फेंकेगा? एक ओवर में 6। And if you start ducking for all the 6 balls, then in the next over he has to change his strategy because आप उसकी बॉल ही नहीं खेल रहे। तो लाइफ भी बाउंसर फेंक रही है हमारी तरफ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे छक्का ही मारना है। हम डक भी कर सकते हैं उस बाउंसर को। करेक्ट? उसके बाद क्या होगा कि बॉलर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे, कुछ और बॉल डालेगा आपको, जैसे लाइफ उस पे आप खेलना शुरू कर दीजिए, उस पे आप ग्राउंडेड शॉट मारना चालू कर दीजिए, उस पे आप बैटिंग करिए अच्छे से। आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खेल सकते हो। यस, बहुत अच्छी बात करी आपने। आपका हम दुनिया भर की स्वॉट एनालिसिस बनाते रहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपनी खुद की कोई कभी नहीं बनाता। करेक्ट? एंड what also happens is that every strength is a weakness. Confidence is a strength, overconfidence is a weakness. Point. तो डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे सक्सेस आता है आदमी थोड़ा एरोगेंट होता है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। जैसे ही आप लो चल रहे हैं लाइफ में, कॉन्फिडेंट आदमी लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट, लो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो वी ऑलवेज हैव टू स्ट्राइव अ बैलेंस। दैट बैलेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्राइव, एज यू सेड अर्लियर। समय लगता है, टाइम लगता है, बाल सफेद होते हैं, तभी जाके शायद हो पाए, वो भी शायद है। बट टू सर्टेन एक्सटेंट वी हैव टू ट्राई टू सी कि वो बैलेंस अचीव कर पाए। ठीक है, और इसी तरफ से हमें जो अपनी जो आगे जो बातें हैं, देखिए एक रॉबिन शर्मा को मैं काफी फॉलो करता हूँ, जो बुक्स लिखते हैं, और फाइनेंस पे मॉर्गन हाउसल, जो उनकी एक मनी किताब है, वो लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। और एक 5 AM क्लब है रॉबिन शर्मा की, वो भी पढ़नी चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर आपको टॉप 5% जो वर्ल्ड के लोग हैं उनमें पहुंचना है, तो टॉप 95 बॉटम 95% जो नहीं कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग, इट्स अ वेरी इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग, इट हैज अ लॉट ऑफ डीप मीनिंग। करेक्ट? तो वो 5% लोग क्या कर रहे हैं? उस 5% में ज्यादातर लोग फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। दे डोंट let life or failures pull themselves down, लड़ते रहते हैं। ठीक है, सो जब भी आपको लगे कि सरेंडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कब सरेंडर करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने वो जो स्ट्रेटेजी रीड्रॉ करी, आप ड्राइंग बोर्ड पे गए, और तब अगर आपको लगता है कि नहीं, आई शुड कंटिन्यू, देन यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू, बिकॉज ट्रायम्फ फेवर्स द रिलेंटलेस। ये भी रॉबिन शर्मा की एक बहुत अच्छी बात है। When you feel like surrendering, continue. Triumph favors the relentless.
तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, और जो अपनी जो असेसमेंट है अपनी लाइफ की, वो भी करके ही कोई डिसीजन आगे लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चीज कर रहे हैं जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो वो चीज तो ये जान लेनी चाहिए कि आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। तो उसकी जो प्लानिंग एक है, आप अभी से ही करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप प्लंज ले लें, बिकॉज यू हैव टू बी फाइनेंशियली सिक्योर, यू हैव टू सी दैट यू हैव decent amount of money in your bank so that you can follow your passion. But follow your passion का ये मतलब थोड़ी कि आज ही आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है, तो उसकी तैयारी कर लें। हम 5 साल 10 साल काम करें जॉब में, वहां भी आदमी सीखता है, ऐसी बात नहीं सीखता, वहां भी जो आप सीखेंगे बहुत सारी चीजें वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बेसिकली मतलब पैशन फॉलो करना जरूरी है, बट एक प्लान के साथ, तभी वो पैशन रह पाएगा। नहीं तो फिर टफ हो जाता है, लाइक पैशन फॉलो करना भी टफ हो जाता है, क्योंकि आपको जब मंथली सैलरी नहीं आए, जब आपको पता नहीं हो कि आपको फाइनेंसेस कैसे चलेंगे, तो इंसान पैशन कम ध्यान देता है, बाकी फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान चला जाता है, राइट? यस यस यस, बैलेंस, अगेन वो बैलेंस वाली बात है, बैलेंस वाली बात है। पैशन वर्सेस लाइफ में जो डेली स्ट्रगल्स है, या जो लाइफ को जो मीट करने के लिए आपको जो जरूरत है, उसके बीच में एक बैलेंस भी तो होना चाहिए। आप ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे थे हमेशा, जैसे कि एक ड्राइंग्स बना के आगे, स्ट्रेटेजी बना के आगे चलनी चाहिए, राइट? और इवन आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, तो अगर पता करना हो कि कहाँ स्टॉप करना चाहिए, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस या फिर क्या चीजें ध्यान में रख के पता होगा कि यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है कि नहीं, मुझे आगे जाना है, वो कैसे पता चलेगा? कुछ बता पाएंगे? मुश्किल सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड। लेकिन वही बात है कि इसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत बहुत जरूरी है, कि भाई अगर मेरे पास आज के डेट में 1 साल के एक्सपेंडिचर, जो मेरा एक्सपेंडिचर है, मेरी फैमिली का एक्सपेंडिचर है, लेट्स से, या मैं अकेला ही हूं, मेरा ही एक्सपेंडिचर है, उसको मीट करने के लिए मेरे पास अगर फंड्स है, तो अगर उस टाइम तक if I do not get funding in this venture, then that is the outer limit for you to stop. भाई 1 साल के एंड में भी अगर आपको फंड्स नहीं मिलते हैं, या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, और आपका बैंक बैलेंस खाली हो चुका है, तो इट इज अ सिग्नल दैट यू हैव टू प्रॉब्ली थिंक ऑफ doing something else. It is better than taking loan from friends and putting money in this venture and then again going into a debt trap. Much better in that sense. तो मैं तो आपको एक ऐसा सिचुएशन बताया क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया। ऑल्सो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन, कई बार क्या होता है कि हम एक चीज में इतना घुस जाते हैं कि हम उसकी जो ऑब्वियस चीजें हैं, जो ऑब्वियस हिंट्स आ रही हैं आपके सक्सेस या फेलियर को लेकर के किसी भी स्टार्टअप से, वो हम कैच नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर सो एंट्रेंच्ड इन दैट एंटायर setup, or in the setup of creating that venture and taking it up to a certain level. So mentorship, या अपने friends, अपने family, because they are also your best critic in that sense. A lot of people may not be able to tell you कि भाई अब छोड़ दे, अब तेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा कर ले, जो कि आप शायद गलत ढंग से ले लें, लेकिन आपको शायद कोई वैसा चाहिए भी बताने वाला bluntly face पे, कि because boss, this is your idea, you have spent some time, somehow it's not working, and these are the clear gaps which I see, and let's put an outer time limit, because eternity में कोई चीज चलता नहीं है, eternity में नहीं चल सकते, ठीक है? There has to be a time limit, or there has to be a goal setting limit for various goals associated not only with a startup but even with your freelancing work or consulting work, or when you are following your passion. मेरा इसमें मानना है ना कि चीजों को ब्रेक करना चाहिए, लाइक आप कुछ अचीव करने की बात कर रहे हैं,
तो वो तो लॉन्ग गोल हो गया, उसको छोटे छोटे चीजों में ब्रेक कीजिए एंड सबका एक टाइम लिमिट दीजिए कि ये मेरा टाइम है, यहाँ पे मुझे खत्म करना है। एंड यू सी कि अगर वो नहीं खत्म हो रहा तो क्यों नहीं खत्म हो, वहाँ एनालिसिस करना है कि क्या ये नेक्स्ट 1 वीक में आई मीन नेक्स्ट डेडलाइन में खत्म होगा, नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। लाइक होता है ना, एक समय के बाद आपको ये समझ में जरूर आएगा कि नहीं भाई ये तो मुझे खत्म होगा ही नहीं, ये तो मैं डिपेंडेंट हूँ। तो डिपेंडेंट हो तो नहीं, आपको आपको अब जाके अब या तो कॉर्पोरेट में जाके आप काम करो या फिर किसी ऐसे जगह जाओ जहाँ पे वो फील करोगे, गैप फील करो। बिकॉज बाद में जाके ना वो गैप बड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैंने लाइक 4 साल पहले मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया हुआ था, इट वाज टफ। जब आपको नहीं पता हो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। फिर मैंने लाइक साइड कंसल्टिंग किया, एज ए जॉब मैंने किया, फिर ये भी काम किया। तो बहुत सारी चीजें करने के बाद से लास्ट में समझ में आया कि नहीं, आई मीन थिंग्स विल टेक टाइम, और इतनी जल्दी आसानी से चीजें नहीं हो जाती हैं। ये बहुत things will take time. I think it's a very beautiful concept of breaking the bigger goal into sub goals and tracking. Regular monitoring fairly important. Not being lax on those targets, because अगर आप एक एक इंडिविजुअल टारगेट पे लैक्सिटी रखेंगे तो ओवरऑल आपका जो भी बड़ा गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। और पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, जो आपने ये इतनी आसानी से जो चीजें नहीं मिलती या इतनी जल्दी नहीं मिलती है, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। आई बिलीव इन दिस अ लॉट। जैसे बंगाली में एक है, बोलते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली बात है। टाइम लगता है चीजों में, अचानक से ही चीजें क्रिएट नहीं होती हैं। जब टाइम लगता है कि बात हो रही है, आपने भी 4 साल काम किया, मैंने भी ये 8 साल इस अलग से लाइन को दिया है जो मेरा ओरिजिनल फोर्टे नहीं था। और जहां लोग जर्नलिस्ट या इस लाइन में काम करने वाले लोग शुरू से ही शायद वो कर रहे हो, तो आपको उस स्केल पे पहुंचने के लिए तो डबल द एफर्ट और प्रॉब्ली डबल द टाइम लगे, या एटलीस्ट डबल द एफर्ट तो लगेगा ही, डबल द टाइम ना लगेगा। तो ये बात भी फेयरली इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज ग्रेट डिस्कशन, और फाइनली हम लोग अभी लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। लास्ट पार्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके लाइफ का जो सक्सेस मंत्रा एक तरह से बोले, या फिर एक लाइफ में सबका एक मंत्रा होता है जिसके थ्रू वो चलते हैं, तो वो आपका क्या है? देखिए, लाइफ में सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत जरूरी है। भारत की बात अगर कर लें समझाने के लिए, कि भारत की पर कैपिटा इनकम आज के डेट में 1,40,000 रुपए भी नहीं है, विच इज नॉट इवन 12,000 रुपीज पर मंथ फॉर इंडिविजुअल्स। और बहुत सारे लोग ऑडियंस में रहेंगे या हम और आप रहेंगे, we would easily spend that money on eating out during the month. तो जब हम ये सोचते हैं कि काफी अनलकी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान हमसे नाराज है, हमारे ऊपर ही गुस्सा निकाल रहा है, हम सक्सेसफुल नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, जो हमारी जो नेगेटिविटी रहती है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है शायद वो इंडिया में 99% लोगों के पास नहीं होगा। So we are blessed in that sense, and we should be grateful for that also to God, because we have a decent amount of money, 5 times, 6 times, 10 times what the per capita income of India is. So we should be thankful of what we have rather than nitpicking on things which we don't have. और लाइफ में लक और रिस्क दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लक और रिस्क ये दोनों सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं। होता क्या है कि जब सक्सेस हमें मिलता है तो उसमें हम लक के रोल को अप्रिशिएट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि ये मेरे इंडिविजुअल एफर्ट की बेसिस पे हुआ है। और जब हम फेल करते हैं, सब कुछ हम लक के ऊपर डाल देते हैं। यार मेरी किस्मत खराब है इसलिए ये काम नहीं हुआ। तो सक्सेस में भी लक का रोल था, whatever that is, 5%, 10%, 15, 20, that is debatable, that is different for different individuals. तो अगर आपके सक्सेस में रोल था लक का, तो फेलियर में भी रिस्क का रोल रहेगा। करेक्ट। और जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं लक और रिस्क, लक आज मैं लकी हूं तो सक्सेसफुल हूं, बट रिस्क अगर मेरी लाइफ में जैसे ही रिस्क ऐसा कुछ लिया जो टर्न आउट नहीं हुआ, सो ऑल दिस सक्सेस may turn out to be
zero the next day. If people acknowledge this or realize this fact, तब आपको समझ आ जाएगी कि इंडिविजुअल एफर्ट जो है उस पे फोकस करना कितना जरूरी है। लक और रिस्क ये दोनों आउटसाइड इवेंट्स हैं जिन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनके रोल को एक्नॉलेज करना आपकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली रिस्क आपको तो लाइफ में आपको रिस्क हर जगह पे लेना है, बट लक अगर आपका साथ दिया तो आप सक्सेस हो जाओगे, लक साथ नहीं दिया आप सक्सेस नहीं होगे। एंड दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए कि लक के कारण, मतलब ऐसा नहीं है कि लक के कारण आप सक्सेस हो गए और लक के कारण आप सक्सेस नहीं हुए। इट्स ऑल योर एफर्ट्स, जहाँ पे मतलब जो सक्सेस आया है नहीं आया, ये आपका एफर्ट था, राइट। सो इट एक्चुअली द लाइंस आपने जो बोला है ना बहुत आसान होते हैं समझना, बट उसके जो मीनिंग अगर आप देखा जाए तो एक पूरी एक अच्छा विश्लेषण निकाला जा सकता है इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर टाइम। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने अपने लाइफ के बारे में बताया, रेदर देन पॉलिटिकल बाबा का जो पॉलिटिकल व्यू ना जान के हम आपके जो अमिताभ तिवारी की जो लाइफ है वो चीज जाना हमने। Thank you so much. Thank you for your time. Thank you, Ambesh. Thank you. Thanks for your time. Thanks for calling me.